जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम पॉलिटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देख रहे हैं, जिससे कि आपका पूरा पॉलिटी अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए एमसीक्यू फॉर्म में और एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिले। तो लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स जो है उसको कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे, देन इसके बाद हम डीपीएसपी जो है उस पर बढ़ेंगे। तो चलिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बेसिकली अगर हम इसमें देखें तो ज़्यादातर हमें फैक्ट्स जो है वही देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। तो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको फॉलो करना है और वहाँ से आपको जितनी भी पीडीएफ है वो डाउनलोड करना है, क्योंकि सभी आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि विच फंडामेंटल ड्यूटी एम्फसाइज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स गार्डियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 and 14 ईयर्स। मतलब यहाँ से आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो कि कौन सा मौलिक कर्तव्य माता पिता अभिभावकों को अपने बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करने के कर्तव्य पर जोर देता है। इसमें है पहला कि भाई साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म होना चाहिए। दूसरा है जिससे कि नोबल आइडियाज़ जो है वो यहाँ पर चेरिश होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए, है ना। देन है कि यहाँ पर जो एक्सीलेंस है उसकी तरफ हमें स्ट्राइव करना है, इंडिविजुअल को लेकर जाना है, कलेक्टिव एक्टिविटी जो है वो पूरी प्रोवाइड करनी है। देन लास्ट है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो है एजुकेशन का वो प्रोवाइड करना है बच्चों को जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच के हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा है, बड़ा ही आसान है कि इसका जवाब जो है वो हमें डी ही देखने को मिलता है, क्योंकि यही उससे रिलेटेड है। इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जितनी भी है आपने अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। और थोड़ी देर में मैं आपको एम एम अकेडमी ऐप के बारे में बता देता हूँ। एम एम अकेडमी ऐप पर आप जो वीडियो लेक्चर्स है वो देख सकते हैं। पॉलिटी, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मतलब जितना भी जीएस 1 2 3 4 जो भी है सब कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। एक बार डाउनलोड कीजिए, एक बार डेमो लेक्चर देखिए, देन उसके बाद तय कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, फिर ही उसके बाद देखो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है या नहीं है। बड़े क्वेश्चंस यहाँ पर एग्ज़ाम में इसी ऐप में जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें से पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स मेन दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हैं। अब ये नए पैटर्न के हिसाब से, जैसा मैंने आपको कहा कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन है मैं लेकर आ रहा हूँ यूपीएससी के नए पैटर्न के हिसाब से। पहला स्टेटमेंट है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है अप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को, और फॉरेनर्स के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। दूसरा है कि ये एनफोर्सेबल बनाए जा सकते हैं अगर इस पे पार्लियामेंट कोई लॉ पास करता है तो। अगर पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा अगर कोई कानून पारित किया जाता है तो इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी लागू किया जा सकता है कानूनन तौर पर। और ये जो ड्यूटीज़ है ये हेल्प करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है लॉ की उसको डिटरमाइन करने के लिए। कर्तव्य कानून की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करने में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाते हैं, क्योंकि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, ना कि बाहर के कोई इंसान के लिए। मतलब कि बाहर का कोई व्यक्ति जो है ज़रूरी नहीं है कि उसने हमारा जो नेशनल्स है उसके उसकी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, ये एनफोर्सेबल नहीं है बाय बाय लॉ। लेकिन अगर इस पर कोई कानून बनाया जाता है तो फिर इसको एनफोर्सेबल बनाया जा सकता है। तो इसलिए दूसरा भी सही है, और तीसरा जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिटरमाइन करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये इसका सही जवाब हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, और कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो दोनों फॉरेनर्स के लिए भी है। उसमें से एक आर्टिकल 21 जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, और भी ऐसे है ना। आर्टिकल 14 जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे कुछ आर्टिकल्स है जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडियन सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों को अप्लीकेबल है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। दूसरा जो है ये भी सही है कि ऐसे तो नॉर्मली एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट इस पर कानून बनाता है तो फिर ये एनफोर्सेबल हो जाता है। और तीसरा जो है ये भी सही है कि भाई एग्जामिन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पर हिंदी में भी इसका पूरा दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट जो है वो दिए हुए हैं। ये यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मतलब आप यहाँ से समझ सकते हो कि यूपीएससी में इस पर क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दी ड्यूटीज़।
दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़। अब देखिए यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट जो उसका कोई सेंस बनता ही नहीं है कि भाई लीगल ड्यूटीज़ जो है, हमारी लीगल ड्यूटीज़ है कि हमें किसी का मर्डर नहीं करना है, लीगल ड्यूटी है कि हमें अच्छे से अपना आचरण जो है वो सही रखना है ना? अगर नहीं रखेंगे तो कानूनन आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये को रिलेटिव कैसे हो गए भाई उसके? ये तो बहुत अलग है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे, तो इसलिए ये तो कोई सेंस नहीं बनता है। दूसरा है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो प्रोवाइड की गई है एनफोर्स करने के लिए। ऐसी कोई लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है ही नहीं, पार्लियामेंट को उस पर कानून बनाना पड़ेगा तब जाकर वो एनफोर्स हो सकती है, लेकिन ऐसे ड्यूटीज़, सारी ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने के लिए ऐसा कोई लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बनाया ही नहीं है। तो दोनों यहाँ पर गलत हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर है नन ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो यहाँ पर आप पूरा इसका जो ये है एक्सप्लेनेशन है वो देख सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर मैंने हिंदी में और डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया हुआ है, जिससे कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को और डिटेल में और डीप में थोड़ा समझ सकते हैं। तो इसलिए आप ये भी ज़रूर पढ़िए, और ये पढ़ने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, इसलिए पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड बाय, कहाँ से इंस्पायर्ड है, किससे इंस्पायर्ड है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है, प्रियम्बल से है, फंडामेंटल राइट से है, या किसी से भी नहीं है? तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना हमारी, वो इंस्पायर्ड है प्रियम्बल से, प्रस्तावना से। ठीक है, तो इसलिए जो संविधान की प्रस्तावना है उससे ये बेसिकली इंस्पायर्ड है, तो बी इसका सही जवाब देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको पता रहना चाहिए। देन है कि कौन सा इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो ऐसे अक्सर क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो इसलिए आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उनके बारे में पता रहना चाहिए, सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, टू प्रमोट spirit of inquiry, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to promote international understanding and foster a sense of common। ये इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ये कोई सेंस नहीं बनता है, तो इसलिए यहाँ पर इसका ये है कि भाई ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है। तो जब आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर याद है तो ये आपको आ जाएगा, नहीं याद है तो नहीं आएगा, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद रखना ये बहुत ज़रूरी है, ये भी हमारी एक ड्यूटी है। तो कौन सी ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी है जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड की गई? टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, जितने भी सिटीजन्स हैं उनके बीच में, मतलब यहाँ पर क्या है, भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और साझा भाईचारा की भावना को बढ़ावा देना। यहाँ पर है दूसरा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो तीसरा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। और है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में जो उत्कृष्टता है उसके लिए प्रयास करना। तो ये देखिए ये तो बिल्कुल है ना? देन उसका प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, ये ऐड किए गए थे बेसिकली। ठीक है, ये ऐड किया गया था, तो ये इसका बेसिकली सही जवाब है। तो यहाँ पर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के क्वेश्चन जो है वो तो ख़त्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ आपको फैक्ट्स दे दिए हैं। इस पांचों में से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका सही जवाब आपको पता रहना चाहिए, जो एकदम फैक्चुअल है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी दी हुई है, पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी है, पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी, कितने हमारे संविधान में दिए हुए फंडामेंटल ड्यूटीज़, 11 है। कौन सा अमेंडमेंट जो है उसने कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस किया था हमारे संविधान में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और कौन से आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51A। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ऐड किए गए थे, तो स्वरण सिंह कमेटी। क्लियर है? तो ये भी कुछ चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।